नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेडिएंट फ्री एजुकेशन में। और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट विज्ञान के प्रश्न जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बड़ी ध्यान से अंत तक देखना है, क्योंकि आज हम वो क्वेश्चंस तो आपको बताएंगे जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं, साथ ही उस टॉपिक से, उस क्वेश्चन से रिलेटेड और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वो किसी अदर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, सूरज की ऊष्मा हम तक किस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचती है? तो ध्यान रखिएगा, सूरज की जो ऊष्मा है हम तक विकिरण विधि द्वारा पहुंचती है, जिसे हम रेडिएशन भी कहते हैं। ठीक है जी, रेडिएशन द्वारा हमारे पृथ्वी तक जो है ऊष्मा पहुंचती है। तो इस डायग्राम के माध्यम से आप समझिए, ये है सूर्य और ये है पृथ्वी। ये जो हीट आ रही है, ठीक है जी, जो कि लाइट रेस के फॉर्म में, प्रकाश की फॉर्म में हमारी धरती तक पहुंचती है। अब आप एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा, रेडिएशन यानी विकिरण द्वारा अगर हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, उसमें एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है कि जो एमिट कर रहा है हीट को या लाइट को कर रहा है एमिट, उसकी कम से कम हीट होनी चाहिए 1000 केल्विन, यानी कि कम से कम ये 1000 केल्विन ताप तक गर्म होना चाहिए, तभी इसमें से रेडिएशन एमिट होगी जो कि हीट के फॉर्म में ट्रांसफ़र होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस डायग्राम से आप समझिए, देखिए हमने अभी बात की किसकी, रेडिएशन की, विकिरण की। विकिरण द्वारा हीट का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है जी। अब आप समझिए, यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा सा डायग्राम कहने में तो गलत हो जाएगा, क्योंकि लकड़ी जलाने में 1000 केल्विन तक शायद हीट ना पहुँच पाए। सूरज में इतनी हीट होती है जो कि रेडिएशन के फॉर्म में एमिट हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कंडक्शन की। कंडक्शन यानी कि हमारा होता है आपका चालन विधि। चालन जो विधि होती है, लिख भी देता हूँ आपके लिए, चालन हिंदी में इसे चालन कहा जाता है कंडक्शन को। सॉलिड में यानी कि ठोस पदार्थों में, बड़े ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, ठोस पदार्थों में जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो चालन विधि द्वारा होता है। और सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि चालन विधि द्वारा आपके जल में होगा, आपके सॉलिड में होगा या एयर में होगा हीट का ट्रांसमिशन, तो आप आंसर लगा देंगे ठोस में होता है चालन विधि द्वारा। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए, ये जो हैंडल है वो लोहे का है मान लीजिए, और इसमें जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है वो चालन विधि द्वारा हो रहा है। देखिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, हम वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप कहेंगे तो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम वीडियो भी बना देंगे। बात करें हम नेक्स्ट किसकी, जल की या तरल की या गैस की, तो ध्यान रखिए, गैस में या तरल में आपके कन्वेक्शन यानी कि आपका संवहन विधि द्वारा हीट का ट्रांसफ़र होता है। क्लियर है जी। कन्वेक्शन विधि द्वारा किस किस में होता है, ध्यान रखिएगा, लिक्विड में यानी तरल में और आपका हवा में। अब एक बात और बड़े ध्यान से समझिएगा, सॉलिड जो होता है उसमें, पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा ग्रीन ले लेते हैं। चलिए, ये मान लीजिए सॉलिड है और सॉलिड के ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है जी, ये मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसे गर्म किया जा रहा है, तो इसको गर्म होने के साथ में ये जो रॉड है यहाँ पर गर्म होना शुरू हो गई, और गर्म होने के बाद में क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ उठकर यहाँ नहीं जाता है, यानी कि मॉलिक्यूल का ट्रांसफ़र नहीं होता है चालन विधि में। ये क्या करते हैं कि पहले एक मॉलिक्यूल गर्म हुआ, इसकी हीट इसमें आ गई, इसकी इसमें आ गई, इसकी इसमें आ गई, इस तरह से ये पूरा गर्म हो जाता है। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जब हम किसी बर्तन को या किसी चीज़ को गर्म करना शुरू करते हैं तो पहले शुरुआती जगह पे गर्म होता है, और पीछे अगर हम टच करेंगे तो वो हमें गर्म महसूस नहीं होगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता जाएगा ये हीट आगे बढ़ती जाएगी, और काफ़ी देर बाद फिर हम अगर यहाँ पर भी टच करेंगे तो ये गर्म महसूस होगा। तो इस बात को ये क्लियर करता है कि मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर ट्रांसमिशन होता है हीट का, ना कि मॉलिक्यूल उठकर दूसरी जगह पे जाता है। वहीं हम बात करें कन्वेक्शन की या संवहन की, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही ये हीट यहाँ पर इसको मिली तो ये वाला मॉलिक्यूल गर्म हुआ, और गर्म होकर ये ऊपर उठता है, और जो ठंडा वाला है इसके पास में हीट लेने आ जाता है। इस तरह से आप एरो के माध्यम भी समझ सकते हैं कि मॉलिक्यूल ऊपर नीचे होते हैं और हीट का ट्रांसफ़र होता है, और सेम कंडीशन होती है
हवा में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि संवहन और आपका चालन और रेडिएशन मेथड क्या होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम इस तरह का प्रयास और भी करते रहें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, धमनियों का मुख्य कार्य क्या होता है? धमनियों को इंग्लिश में हम आर्टरीज कहते हैं। ध्यान रखिएगा, धमनियों को क्या कहा जाता है? आर्टरीज। तो धमनियों का मुख्य काम क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ले जाना। यानी कहने का मतलब जो है, हम सांस जो लेते हैं, सांस लेने में हमारी बॉडी में क्या आ जाता है? ऑक्सीजन, और उसी ऑक्सीजन को ये फेफड़ों तक पहुंचाने का काम करती हैं। ठीक है जी, सॉरी, फेफड़ों तक तो हमने खुद ही पहुंचा दी है। फेफड़ों से ये कहाँ पहुंचती है? आपके हार्ट तक पहुंचती है, और हार्ट से पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इसको थोड़ा सा हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। हिंदी वालों के लिए ये डायग्राम, इंग्लिश वालों को ये डायग्राम, और समझने के लिए ये डायग्राम। तो पहले हम समझते हैं। देखिए, डायग्राम के माध्यम से आप समझिए। ये पार्ट कौन सा है? लंग्स का। तो ये हमने यहाँ पर इसको डायग्राम में लंग्स बताया है। ये है आपकी पल्मोनरी आर्टरीज, यहाँ पर हमने पल्मोनरी आर्टरीज बताई हैं। ये है आपकी पल्मोनरी वेंस, यहाँ पर हमने पल्मोनरी वेंस बताई हैं। और ये जो पार्ट है, ये हमने हार्ट को बताया है, ये वाला हिस्सा, और ये हमारी बॉडी है। तो ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब हम समझते हैं। अब देखिए, जैसे ही आपने सांस ली, तो सांस लेते हुए सांस कहाँ पहुँचती है? आपकी हवा जो है फेफड़ों में पहुँचेगी। अब ये फेफड़े क्या करते हैं? फेफड़ों से आपकी जो हवा है वो, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा एरो समझिएगा, ये आपकी जो हवा है ये कहाँ पर पहुँचती है? लेफ्ट आपके ऑट्रम में, यानी कि हृदय के लेफ्ट वाले हिस्से में पहुँचती हैं। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हुई। अब ये जो है पल्मोनरी वेन्स जो हैं, ये क्या लेके जा रही हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी इस ब्लड में क्या मिल गया है? ऑक्सीजन। या ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अकेली पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि आपकी ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड होता है। बाकी जितनी भी वेन होती हैं उनमें डीऑक्सीजनेटेड यानी CO2 वाला ब्लड होता है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स उल्टा काम करती हैं। मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। आर्टरीज जो होती हैं उनमें कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजन वाला। और जो वेन्स होती हैं उनमें कौन सा ब्लड होता है? CO2 वाला। पर सिर्फ पल्मोनरी जो आर्टरी होती हैं, पल्मोनरी आर्टरी, उसमें क्या होता है? आपका CO2 वाला ब्लड। और पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं उनमें क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब बात आती है, ये पल्मोनरी क्या होता है? तो लंग्स के लिए ये शब्द उपयोग किया जाता है, पल्मोनरी। तो लंग्स में से जो ब्लड आएगा वो आपका ऑक्सीजनेटेड होगा, जो कि वेन्स लेके आती हैं, पल्मोनरी वेन्स। और आपके हार्ट से जो लंग्स की तरफ ब्लड जाता है वो पल्मोनरी आर्टरीज लेके जाती हैं, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आई हो तो। अगर नहीं समझ में आई है तो अभी हम इस डायग्राम को थोड़ा समझेंगे, वहाँ पर आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब समझिए हुआ क्या है। जो हमने श्वास ली थी वो हवा कहाँ पाई है? लंग्स में, फेफड़ों में आई है। फेफड़े से लेके पल्मोनरी वेन्स इस ब्लड को, जिसमें ऑक्सीजन होता है, उसको कहाँ पहुँची है? लेफ्ट पार्ट ऑफ दी आपके हार्ट में पहुँची है। यहाँ से ये नीचे उतर के आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया, हार्ट के 4 हिस्से होते हैं, 1 2 3 4, है ना जी। राइट वाला हिस्सा 2 पार्ट में डिवाइड होता है, राइट ऑट्रम और राइट वेंट्रिकल। और जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है वो लेफ्ट आर्ट्रिकम और लेफ्ट वेंट्रिकल में डिवाइड होता है। अब यहाँ से देखिए, जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, और यहाँ से इसको प्रेशर के साथ में कहाँ पहुँचा दिया? बॉडी ऑर्गन में। इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, हाई प्रेशर होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, यहाँ पर आप डायग्राम में देख भी सकते हैं। यहाँ पर कैसा प्रेशर होता है? हाई प्रेशर होता है। अब प्रेशर हाई क्यों होता है, आप इस बात को समझिए। देखिए भाई, हार्ट को आपका जो ब्लड है वो आपके पैर तक भी पहुँचाना है, हाथ तक भी पहुँचाना है, और सिर तक भी पहुँचाना है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है। ठीक है जी। तो इसको बड़े प्रेशर के साथ में आप जो आपका जो हार्ट होता है वो पंप करता है। ये बॉडी ऑर्गन तक पहुंच गया, ये देखिए यहाँ से ये बॉडी ऑर्गन तक पहुंच गया। ठीक है, अब बॉडी ऑर्गन में क्या हुआ? ये ब्लड पहुंचा जिसमें ऑक्सीजन था। इस ऑक्सीजन की मदद से हमारे बॉडी सेल्स ने क्या बना दिया? ATP बना दिया। ठीक है जी।
अब एटीपी बनने के बाद में इसमें से क्या रिलीज़ होती है, CO2 रिलीज़ हुई। अब ये CO2 लेके कौन जाएगा, वेन जाएंगी। कौन लेके जाएगा, वेन जाएंगी। कौन लेके जाएगा, वेन लेके जाती हैं, ठीक है जी। ये वेन जो है इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसके पास में लेके गई, राइट ऑट्रम में, यानी कि आपके हार्ट में लेके गई। अब ये जो हार्ट है इसको धीरे से पंप करेगा, क्यों ज़्यादा तेज पंप नहीं करेगा, सॉरी, ये वाला जो है वेन लेके आई, इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, क्योंकि आप ऐसे समझिए कि जो गुब्बारा होता है, या आप ऐसे समझिए आपने पुरानी साइकिल में ऐसा हॉर्न देखा होगा, उसको दबा दीजिए और जैसे ही आप छोड़ेंगे वो ऑटोमेटिकली फूल जाता है। उसी तरह की कंडीशन यहाँ पर बनती है। तो ये जैसे ही सक्शन प्रेशर से वापस से ब्लड इसमें आ जाता है। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको हमें इसमें जो CO2 मिली है उसे हमें बाहर करना है, और बाहर करने के लिए हम किसके पास पहुंचाएंगे, वापस से लंग्स के पास में। तो ये वापस से किसके पास में पहुंच जाता है, लंग्स के पास में, और लंग्स के थ्रू ये बाहर CO2 हमारी निकल जाती है। तो इतनी बातें आपको क्लियर हुई। क्या क्या आपको याद रखना, ये ध्यान रखना है। पहली बात तो कहाँ कहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है कम होता है ये पूछा जाता है। तो जब ब्लड आपके फेफड़ों से कहाँ आता है, हार्ट में आता है, तो ये प्रेशर कम होता है। फिर जब पंप करती है हार्ट आपकी बॉडी में तो प्रेशर हाई होता है, और वापस से जब CO2 वाला जो ब्लड है वो आपका हार्ट तक पहुंचता है तो इसमें प्रेशर लो होता है, और हार्ट वापस से जब फेफड़ों में CO2 वाला ब्लड पहुंचाता है तो प्रेशर कैसा होता है, हाई प्रेशर होता है। पल्मोनरी आर्टरीज का काम क्या होता है, ये पल्मोनरी आर्टरीज CO2 वाला ब्लड लेकर जाती हैं, और पल्मोनरी वेन जो होती हैं वो O2 वाला ब्लड लेके जाती हैं। नॉर्मली आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाती हैं, और वेन्स CO2 वाला ब्लड लेकर जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत अभिक्रियाशील होते हैं वह कहाँ रखे जाते हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इन्हें हम मिट्टी के तेल में यानी कि कैरोसिन ऑयल में रखते हैं। अब क्यों रखते हैं ये बात आपको नहीं पता होगी, तो ध्यान से समझिए। बात करें हम सोडियम की, पोटेशियम की या लिथियम की, तो ये होते हैं बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है जी। अगर हम पीरियोडिक टेबल के माध्यम से समझें तो देखिए यहाँ पर ये है आपकी पीरियोडिक टेबल, और ये है आपका सोडियम और ये है आपका पोटेशियम। तो ये ग्रुप 1 में आते हैं, S ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, और इन्हें अल्कलाइन मेटल्स कहा जाता है। और अल्कलाइन जो मेटल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि अगर उन्हें खुली हवा में रख दिया जाए तो वो किसी के साथ रिएक्शन करके कोई कंपाउंड बना लेते हैं। तो इनकी रिएक्शन किसी और मेटल के साथ या और किसी और कंपाउंड के साथ ना हो, इसलिए इन्हें सुरक्षित रखा जाता है किसके अंदर, कैरोसिन ऑयल के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बल्ब में एक पतला सा तार होता है जो जलता है, जब उसमें धारा का प्रवाह होता है, इसे क्या कहते हैं। तो देखिए इसे क्या कहते हैं, इसे फिलामेंट कहा जाता है। और बल्ब में आपको दिखा भी देता हूँ, बल्ब में ये जो तार होता है ये फिलामेंट का होता है। देखिए एक क्वेश्चन तो ये हुआ, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है कि ये फिलामेंट का जो तार होता है वो किस मेटल का या किस धातु का बना होता है। तो ये बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है, टंगस्टन का। और टंगस्टन का क्यों बना होता है ये भी आपको बता देता हूँ। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट जो गलनांक होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, इस कारण से टंगस्टन को उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो अगर जल्दी से नहीं गलेगा वो ज़्यादा देर तक गर्म होता रहेगा और काफ़ी देर तक रोशनी देता रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुलों और गाड़ियों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले लोहे को मजबूती देने के लिए जिंक की कोटिंग की जाती है, जो इसे क्या प्रदान करती है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, जिंक की जो कोटिंग होती है वह साधारणतः संरक्षण इसको देता है और जंग लगने से बचाता है। अब इस डायग्राम से आप थोड़ा सा समझिए, और जिंक की कोटिंग की क्यों जाती है ये भी कारण आपको बताऊंगा। जिंक क्या होता है, अगर आयरन यानी लोहे के कंपैरिजन में बात किया जाए तो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, ज़्यादा क्रियाशील धातु होता है। अगर हम लोहे की बात करें तो लोहे में क्या होता है, देखिए यहाँ पर स्टील लिखा है, स्टील भी लोहे से ही बनता है। लोहा जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके
जंग बना लेता है, जिसे कि हम रस्ट कहते हैं, ठीक है जी। तो अगर जिंक की हम कोटिंग कर देते हैं तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है ऑक्सीजन के, और जंग लगने से वो बच जाता है। तो इस तरह ये इसको संरक्षण देता है और जंग लगने से बचाता है। अगला क्वेश्चन है, 6 से 8 साल की उम्र के बीच बच्चों के जो दांत गिरते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है हिंदी में दूध के दांत, ठीक है जी। देख लीजिए, प्यारा सा बच्चा और इसके छोटे छोटे प्यारे से दूध के दांत। पर यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। इन्हें टेम्परेरी टीथ भी कहा जाता है और इनकी संख्या कई बार पूछ ली जाती है। तो संख्या होती है इनकी 20। एक वयस्क मनुष्य की बात करूं मैं, एक एडल्ट व्यक्ति की, तो उसमें 32 यानी कि 32 दांत होते हैं, और जबकि एक बच्चे में पहले जो दांत आते हैं वो सिर्फ 20 दांत आते हैं। इस बच्चे में मोलर, ध्यान रखिएगा आप, जो आपके टर्शरी मोलर जिन्हें कहा जाता है, या फिर आप कह सकते हैं अकल दाढ़, वो बच्चों में नहीं होती है। तो कुल मिला के आपके एक साइड में, अब आप इसको ध्यान से समझिएगा डायग्राम को, हम इसको इस तरह 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है जी। तो 4 पार्ट में अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो एक हिस्से में आप गिन के बताइए, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। कितने दांत हैं? 5 दांत हैं। और टोटल वयस्क में कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं। तो अगर आप ध्यान दें तो 3-3 दांत की कमी होती है आपके हर पार्ट में, है ना, ठीक है जी। 3 3 6, 3 3 9 और 3 12 दांतों की कमी होती है छोटे बच्चे में, जब भी वो पहली बार टूटते हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इस डायग्राम में समझिए कि वयस्क मनुष्य के दांतों के बारे में। तो वही जो मैं बात कर रहा था, 4 पार्ट में डिवाइड करके हम इसको देखते हैं, और इसी 4 पार्ट में डिवाइड करने की वजह से हम एक फार्मूला निकालते हैं जिसे हम कहते हैं डेंटल फार्मूला, जो कि होता है 2 1 2 3। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने दांत मुंह में होते हैं और डेंटल फार्मूला क्या होता है। तो 2 1 2 3। अब बात यहाँ आई है तो नाम भी बता देता हूँ। 2 होते हैं आपके इंसीजर्स, ये जो आपके दांत होते हैं इन्हें हम इंसीजर्स कहते हैं। 2 ये और ये 2 ये है, यानी टोटल 4 दांत होते हैं आपके। अभी हम बात करेंगे सिर्फ इतने हिस्से की, ठीक है जी, इतने वाला जो हिस्सा उसकी बात होगी। तो 2 आपके होते हैं इसमें इंसीजर्स, और एक होता है आपका ये कैनाइन, जो ये बड़ा सा दांत होता है, जो आपने देखा होगा अधिकांशतः जो चुड़ैलों में लंबा होता है, ठीक है जी। जानवरों में जैसे कि कुत्ते में या शेर में ये लंबा सा जो दांत आपको दिखता है, इसे हम कैनाइन दांत कहते हैं। 2 आपके होते हैं प्रीमोलर, और ये होते हैं आपके बचे हुए, मतलब आपके टोटल होते हैं प्रीमोलर 2 और 3 होते हैं मोलर, और आखिरी वाले जो मोलर दांत होता है उसे विजडम टूथ कहा जाता है, ठीक है जी। तो टोटल आपके ये इस तरह हो जाते हैं, एक साइड में ऊपर नीचे मिला के आपके हो जाते हैं ये, गिनिए आप, 2 1 3, 3 और 2 5, और 5 3 8, 8 ऊपर और 8 नीचे, 8 8 16, यानी एक तरफ होते हैं, एक हिस्से में होते हैं आपके 16 और दूसरे हिस्से में हो जाएंगे 16। तो इस तरह आपके टोटल 32 दांत मुंह में होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेरिस्कोप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बचपन से ही आपने एक ये डायग्राम देखा होगा, और कई बच्चों ने तो बनाया भी होगा, शायद आपके बचपन में आपने बनाया भी हो। इसे हम पेरिस्कोप कहते हैं, और इसका प्रयोग पनडुब्बियों में किया जाता है पानी के ऊपर देखने के लिए। तो ये बच्चा भी देखिए ध्यान से, 45 डिग्री पर 2 मिरर लगाए जाते हैं, जिसमें से लाइट यहाँ रखे व्यक्ति को या ऑब्जेक्ट को आप यहाँ नीचे से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या क्या बन रहा है? पहला क्वेश्चन, किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो समतल दर्पण। और कितने एंगल पर ये मिरर रखे जाते हैं? तो 45 डिग्री पर ये एंगल मिरर रखे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, घास में मौजूद एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जो मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता है, क्या कहलाता है? तो उसे हम कहते हैं सेलुलोज। ध्यान रखिएगा, सेलुलोज वो प्रोटीन है, वो कार्बोहाइड्रेट है जो कि मानव द्वारा नहीं पचाया जा सकता। तो क्यों नहीं पचाया जा सकता और ये पाया कहाँ जाता है? ध्यान रखिएगा, ये प्लांट सेल्स की जो सेल वॉल होती हैं उसमें पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये पत्ती है, ये उसके सेल्स हैं, और यहाँ पर ये इसकी जो सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर आपके
सेलुलोज पाया जाता है। जानवर बहुत आसानी से सेलुलोज को पचा लेते हैं, पत्तों को खा लेते हैं, हमें खाने में इसको या इसे पचाने में बड़ी दिक्कत होती है। चलिए आगे देखते हैं। टॉर्च में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो टॉर्च में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। क्लियर है जी, अवतल दर्पण का इसमें प्रयोग होता है। और अवतल जो दर्पण होता है वो जो प्रकाश होता है उसको फैला देता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोध को किस में मापा जाता है? तो इसे ओम में मापा जाता है और इसका जो सिंबल है वो कुछ इस तरह से होता है। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, V इज इक्वल टू आई आर, यानी विभवांतर बराबर आपका करंट गुना आपका प्रतिरोध। तो आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। और ये क्वेश्चन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है जी, आपको किसी एक दो की वैल्यू दे दी जाएगी और तीसरे की पूछ ली जाएगी, तो इस प्रकार भी प्रश्न बन जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही है। अगर आप इसके सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।